नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका इंग्लिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं संख्या, संख्यांक, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, क्रमागत, अपवर्तक, यही चीज़ें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्या। ठीक है, संख्या संख्या की बात करें तो उसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसे नंबर कहते हैं। ठीक, अब देखिए, पहले लिख लें फिर समझाते हैं। जिससे वस्तुओं का बोध होता है, जिससे वस्तुओं का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या कहते। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, एक ये बना, एक ये बना। अब आपसे पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलेंगे 3। इसमें क्या हुआ, संख्या का बोध हुआ। ठीक, तो हमें इन त्रिभुजों से पता लगा ये कितने हैं, 3। ठीक, अब इन 3 मतलब जिससे वस्तुओं का बोध होता है, अब हमने कितना बोला, 3, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3। ये हो गई संख्या, 3 है, ये क्या है, संख्या। फिर बात करते हैं हम लोग संख्या के बाद संख्यांक। जिससे हमें वस्तुओं का पता चलता है उसे कहते हैं हम संख्या और संख्यांक। ठीक, संख्या उसे कहते हैं जिससे हमें कोई सामने वाली चीज़ों को देख के बताना होता है इतनी है। जैसे इसमें पूछा गया 3 त्रिभुज है, त्रिभुज कितने हैं, 3, तो ये क्या हुई, संख्या। उसके बाद संख्यांक, वस्तुओं को जिन, पहले इंग्लिश में लिख लें, क्या कहते हैं, न्यूमेरल्स। ठीक, न्यूमेरल। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं हम, संख्या। उन्हें संख्यांक कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें हमने पूछा कितने त्रिभुज हैं, ऊपर 3, तो 3 जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने गिना है उसे कहते हैं संख्या। और 3 को लिखते कैसे हैं, जैसे ऐसे लिखा 3, इधर हमने बना लिए, ये कितने हैं, 2 को कैसे लिखेंगे, इस तरह। तो ये क्या है, जो लिखने का तरीका है वो है संख्यांक। इसको हमने जो लिखा है 2, ठीक, संकेत मतलब 2 कैसे लिखे, हमेशा 2 ऐसे ही लिखे जाते हैं, 3 लिखे जाते हैं, तो 3 क्या है, ये संकेत है। ठीक, इन संकेतों को हम लोग कहते हैं संख्यांक। और जिससे हमें पता लगे कितनी वस्तुएं हैं उसे कहते हैं हम संख्या। ठीक, इसके बाद एक चीज याद रखना, जो हम लिख रहे हैं इधर, नोट। ठीक, नोट में याद रखना, अब हम आगे से जो बोलेंगे इन्हें संख्यांक को आगे क्या बोलेंगे, अब हम आगे संख्यांक को
संख्यांक को संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में अंक कहेंगे। अंक, ठीक, अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सुना होगा ये कितना है, कहते हैं 5, ये क्या है? अंक। ठीक, इसको हम अगर पूछा जाए कहते हैं क्या है, तो संख्यांक को अब हम कहने लगे अंक जब आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये है क्या? संख्यांक। ठीक, इसके बाद हम बात करें उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती को समझा दें। इधर लिखा मैंने पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक, और इधर लिखा हमने अनुवर्ती, ठीक, या फिर इसको हम लिखते हैं उत्तरवर्ती। इसके दो नाम हैं, अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, और इसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। इसमें देखिए पूर्व लिखा हुआ है, पूर्व। ठीक, पूर्व का मतलब होता है पीछे और अनु का मतलब होता है आगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखी मूल संख्या, बीच में लिखा है 10। अब 10 से पीछे वाली संख्या कौन सी होगी? 9। और 10 से आगे संख्या कौन सी होगी? 11। तो अगर पूछा जाए 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 9। पूर्ववर्ती का मतलब पीछे। और 10 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूछा जाए क्या होगा, तो 11। अनुवर्ती का मतलब आगे वाली संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब पीछे वाली संख्या। ठीक, पूर्ववर्ती को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीडिंग। यहाँ पे हम इंग्लिश लिख लें इसकी, PRECEDING, प्रीसीडिंग नंबर। ठीक, बात करें इसकी, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो सक्सीजर, SUCCESSOR नंबर। ठीक, ये बात हो गई हमारी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। ठीक, अब आगे देखिए, हम देखते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक, क्रमागत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हुआ, जैसे आपसे पूछा जाए 3 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए, 3 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक, तो क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से। संख्याओं की बात हम करेंगे अगले वाले लेक्चर में। अभी के दिन लिए देखे 2, 4 और 6। ऐसे पूछा जाए क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है, क्रमागत का मतलब है लगातार। ऐसे पूछा जाए 5 के आगे 3 नंबर लिखिए क्रमागत, तो 5 के आगे 3 कौन सा होगा? 6, 7, 8। ये क्या होगा? क्रमागत। क्रम से जो चले, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रमागत। जो लाइन से आता रहे, क्रम से आता रहे, उसे क्रमागत। ठीक, इसके बाद आरोही, ये बेसिक जानकारी है भी। ठीक, आरोही क्रम को इंग्लिश में लिखना है तो असेंडिंग, ASCEN, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप याद रखना। जैसे प्रेयर सुबह होती है, स्कूल जाते समय प्रेयर होती है स्कूल में, तो उसमें जो लाइन बच्चों की बनाई जाती है, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो वो प्रेयर वाली लाइन का क्रम आप याद रखिए, वही है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा बच्चा कहाँ लगता है? सबसे आगे। तो सबसे पहले जैसे हम कुछ नंबर लिख लें यहाँ पे,
यही नंबर है। अब ये नंबर मान के चलो, ठीक, ये हमने नंबर लिखे। अब इनका हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम कैसे लिखेंगे? 5, 6, 7, 8, 9 और 12, ये होगा इनका असेंडिंग। इसके बाद आता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब इसका उल्टा कर दीजिए आप। जो सुबह प्रेयर हमने बताई थी, बच्चों की लाइन लगाई जाती है प्रेयर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। और उसका उल्टा कर दीजिए, जैसे ये है असेंडिंग, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उससे छोटी उसके बाद, उससे छोटी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे लास्ट में आएगी। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। इसके बाद हम स्थानीय मान देख लेते हैं, ठीक। जैसे मैं आपको बोलूं इसका स्थानीय मान निकालिए, बहुत आसान होता है, सभी लोगों को आता होगा, फिर भी एक बार हमारे साथ देख लीजिए, आगे आपको पता लगेगा, ठीक। जैसे ये तो सभी लोग बना लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम यही नंबर उतारेंगे, ऊपर लिखे होगा वही नंबर नोट कर दीजिए, ठीक। इसके बाद एक गुणा लगा के एक एक लिख लिया, ठीक। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जब भी निकालनी है तो जो नंबर ऊपर है ऐसे करके लाइन बना लेंगे, ठीक। जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे लिख लिए, सेम गुणा लगा के एक एक लिखा सब में, ठीक। अब जीरो लगाना शुरू करिए। पहले नंबर में कोई जीरो नहीं, दूसरे वाले में एक, तीसरे नंबर पे 2 जीरो, चौथे नंबर पे 3 जीरो, पाँचवें नंबर पे 4 जीरो, ठीक। जितना नंबर हो उससे एक जीरो कम रखेंगे, जैसे पहले नंबर पे कोई जीरो नहीं, दूसरे नंबर पे 1 जीरो, तीसरे नंबर वाला 2, चौथे नंबर वाला 3। अब इनकी गुणा करके यही लिख लेंगे, इसकी गुणा 8 एकम 8, 1 जीरो, 7 एकम 7, 2 जीरो, 6 एकम 6, 3 जीरो, 5 एकम 5, 4 जीरो, ठीक। अब हम बात करेंगे पॉइंट वाले की। जो पॉइंट लगा होता है फिर कैसे निकालेंगे, जैसे ये हो गया है, सिंपल था ये। अब दूसरा मेरे पास है 5, 6, 3, 4, 9, 2, ठीक। पॉइंट हमने लगा लिया बीच में। अब इसका निकालना है स्थानीय मान, तो कैसे निकालेंगे? फिर भी हम वही करेंगे जो पहले किया। ये काम तो सभी में होगा, चाहे पॉइंट लगा हो ना लगा हो, ठीक। इसके बाद जो नंबर लिखे वो लिख लीजिए सब, जो नंबर लिखे हैं वही नंबर, फिर गुणा लगा लीजिए और एक एक लगा दीजिए सब में, ठीक। लगा लिया एक एक, गुणा लगाने के बाद एक एक। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे है ये, ठीक। ये देखिए डॉट डॉट बना देंगे, यही है पूरा खेल, कायदे समझ लेना। स्थानीय मान पॉइंट वाले, तो पॉइंट वाले स्थानीय मान की लाइन कहाँ पे मिली हमें? 3 और 4 के बीच में, ठीक। तो इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर कौन है? 4, कोई जीरो नहीं लगेगा, फिर 1 जीरो, फिर 2 जीरो, और नंबर हो, ठीक, तो और जीरो बढ़ाते चलिए। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए 3 पॉइंट के आगे जो नंबर है, ठीक, पॉइंट के आगे जो नंबर हैं उनमें जीरो लगा लें पहले। पॉइंट के आगे नंबर है उनमें गुणा में जीरो लगेगा,
जैसे 3 है, 3 में कोई जीरो नहीं लगेगा, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, जैसे हमने पीछे लगाया इसमें देखिए पहले वाले में कोई लगा, तो पॉइंट के आगे के नंबर अलग होते हैं, पॉइंट के पीछे के नंबर अलग होते हैं। पॉइंट के आगे के नंबर में पहले वाले में कोई जीरो नहीं लगेगा, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2। अब इसके ऊपर बात करेंगे हम ये, ठीक। इनमें जीरो कहाँ लगेगा, बटे में, इस तरह से, ठीक। यही है कायदा से समझ लीजिए एक बार। पॉइंट के देखिए हमने डॉट डॉट करके लाइन बना रखी पॉइंट वाली, पॉइंट के आगे के जो नंबर है उनमें जीरो लगेगा गुणा में। देखिए पहले में कोई नहीं, दूसरे में 1, तीसरे में, ऐसे करके जीरो बढ़ाते चलेंगे। और पॉइंट से जो पीछे नंबर है उनमें जीरो लगेगा बटे में, ठीक। जैसे 1/10, फिर 1/100, 1/1000, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, इसमें गुणा में और उसमें भाग में। अब इनकी कर दीजिए, 2 एकम 2, ठीक। इसकी करिए 9 एकम 9, इसकी इससे करिए 4, इसकी इससे करिए 3, इसकी करेंगे तो, और इसकी करेंगे तो, ठीक है। समझ गए स्थानीय मान। अब जातीय मान भी होता है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जातीय मान, इंग्लिश में फेस वैल्यू, ठीक। जैसे हमने लिखा 5, 6, 7, 8, 9, इसमें पूछा जाए इसकी जाति 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा। 7 का जातीय मान 7 रहेगा, 5 का जातीय मान 5 रहेगा। जातीय मान में कुछ नहीं, जो संख्या है वही मान, जो संख्या है उसका वही मान। लेकिन स्थानीय मान है तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक। स्थानीय मान इस तरह से और जातीय मान वैसे के वैसे ही, ठीक। आगे देखिए, देखिए अपवर्तक या गुणनखंड। अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे गुणनखंड की, ठीक। गुणनखंड का दूसरा नाम है अपवर्तक, ठीक। और एक होता है अपवर्त या गुणज, दोनों चीज़ें समझ लीजिए, फैक्टर और मल्टीपल, ठीक। जैसे परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका वो देखेंगे एग्जाम्पल लेके, ठीक। तो अपवर्तक का मतलब हुआ कोई संख्या, कोई संख्या जिन कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, हो जाती है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं गुणनखंड या अपवर्त कहलाती हैं, ठीक है। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वे सभी संख्याएं गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा 2, 2 के गुणनखंड,
तो क्या होंगे, 2 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 को 1 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा 0। जैसे 2 को 1 से भाग करिए, 2 एकम, जब जब शेषफल 0 आएगा तो उस संख्या को हम कहते हैं गुणनखंड, वो संख्या उसका गुणनखंड। फिर हम 2 को 2 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। ठीक, तो 1 और 2 के गुणनखंड कितने, 1 और 2। इसी तरह पूछा जाए 3 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड या अपवर्ग। ठीक, बात एक ही है। तो 3 को किससे भाग कर सकते हैं, 1 से और 3 से। फिर पूछा जाए 4 के गुणनखंड, गुणनखंड 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 4 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 4 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 4 को 4 से भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 को 1 से भाग करिए, 4 एकम 4, 0 आया। 4 को 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 0 आया। 4 को 4 से भाग करिए। ठीक, अब इसमें हमने 4 को 3 से भाग करने को छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम 4 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, शेषफल क्या आया 1। ये गुणनखंड नहीं है, ये सब गुणनखंड उसके हैं। उसके बाद अगर हम देखें 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे, 6 को 1 से भाग करेंगे 0, 6 को 2 से भाग कर सकते हैं, 6 को 3 से भाग कर सकते हैं और 6 को 6 से भाग कर सकते हैं। ठीक, एक चीज़ याद रखना, जैसे किसी भी संख्या के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो जब आधे पे पहुंच जाए संख्या, आधे के बाद फिर उसका कोई दूसरा गुणनखंड आगे नहीं होगा, फिर वो स्वयं होगी। जैसे देखिए 4 के बाद, 4 का आधा 2, तो 2 के बाद सीधे 4, 6 का 3 के बाद सीधे 6, यहाँ पे हम लिखें 7, 7 के क्या होंगे गुणनखंड, 7 के गुणनखंड हैं 1 और 7, क्योंकि 7 कैसी है, अभाज्य संख्या। इसकी चर्चा हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। 8 के अगर निकालने हों आपको, हम यहाँ पे लिख लिए 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कितने होंगे, देखिए 1 से भाग कर सकते हैं 8 को, 2 से, 3 से, 3 से नहीं होगी, करके देख लीजिए। जो ना तुम्हें डाउट लगे उसको तुरंत भाग करिए। जैसे 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा 2, बचना कितना बचना चाहिए 0, है कितना 2, तो ये नहीं है। फिर इसके बाद 3 तो है नहीं, 4, 4 से हो जाएगी बात। 4 के बाद 8 के आधे कितने हुए 4, अब 4 के बाद कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा, कौन होगा फिर, सीधे 8, 5, 6, 7 चेक कर लीजिए, कोई नहीं। आधे के बाद फिर सीधे वही संख्या आती है, फिर कोई नहीं आएगा। ठीक, जैसे हम 12 को चेक करें, ऊपर देख लीजिए 12 के गुणनखंड, नीचे जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक, तो 12 का 1 होगा, 12 का 2 होगा, 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं 12 को, 12 को 3 से भाग कर सकते हैं, 12 को 4 से भाग कर सकते हैं, 12 को 5 से भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, देख लीजिए, 5 दूनी 10, शेषफल कितना बचा 2। अगर 0 होता तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, सीधी बात। 4 के बाद कौन आ जाएगा 6, 5 से तो हुआ नहीं, और 6 के बाद सीधे कौन आएगा 12, क्योंकि 12 का आधा 6 तक हमें संख्या के आधे तक ही चेक करना है, उसके बाद स्वयं वही संख्या आएगी। ठीक, तो ये हुए गुणनखंड। समझ में आए होंगे आपको, नहीं आए तो एक बार फिर देख लीजिएगा। अभी हम अगले वीडियो में फिर से इसी की चर्चा करेंगे, जब संख्याओं को समझाएंगे एक बार, सभी संख्याओं के बारे में बताना है, तभी फिर एक बार इसकी चर्चा हो जाएगी। और वो अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं, वो हम आगे समझेंगे भी। अब हम देखते हैं अपवर्ग के
गुणज या अपवर्त। अब बात करेंगे अपवर्त। अपवर्त या गुणज, इंग्लिश में मल्टीपल। ठीक, जैसे आपसे पूछा जाए 3 के गुणज, ये हमने इसलिए लिखा है, कुछ बुकों में अपवर्त लिखा हुआ है, कुछ में गुणज लिखा हुआ है, इसीलिए हमने दोनों नाम लिख लिए, अपवर्त और गुणज। अपवर्त और गुणज दोनों बात एक ही है, नाम अलग अलग है इसके, अपवर्तक और गुणनखंड। अगर हम NCERT की बुकें देखेंगे तो ज़्यादातर अपवर्तक मिलता है, और वैसे हम देखते हैं प्राइवेट बुक है तो उनमें गुणनखंड मिलता है। काम दोनों का सेम ही है, यही निकाल लेंगे जो हमने अभी लिखा है। ठीक, इसके बाद 3 के गुणज, 3 के गुणज कौन होंगे? 3, 6, 9, 12, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। 5 के गुणज, 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, आगे और भी हो सकते हैं। 6 के गुणज, ये 4 के गुणज। तो गुणज का मतलब समझ आया, जिसका गुणज पूछा जाए उसका टेबल लिखते चले जाइए। 6, 12, 18, 24, और जितने पूछे जाएं उतने निकाल दो यहाँ से तो बहुत सारे निकल जाएंगे। हमसे पूछा जाए 7 के 4 गुणज लिखिए, 7 के 4 गुणज, 7 के 4 गुणज कौन कौन से होंगे? 7 होगा एक, दूसरा 14, तीसरा 21 और चौथा 28, हो गए 4। देखिए 7, 14, 21, 28। ठीक, इनको कहते हैं अपवर्त या गुणज। ऊपर वाला क्या है? गुणनखंड या अपवर्तक। ठीक, अब होमवर्क के लिए कुछ यहाँ पर नोट कर ले, इनके आप हमें अपवर्तक या गुणनखंड निकाल करके क्या करेंगे? भेजेंगे। गुणनखंड करके आंसर बताना कितना आया, ट्राई करना, समझ में आया हो तब। गुणनखंड निकालने हैं किसके? एक आप निकाल के हमें देना 24 का। ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। फिर हम बात करेंगे अपवर्तक की। अपवर्तक निकालना, इनको भी दे दें, हमें हम बताना 13 के 4, 13 के 4। ठीक, गुणज 13 के 4 गुणज निकालना है। दूसरा 17 के 5 गुणज। तीसरा 19 के 3 गुणज। चौथा 23 के 3 गुणज। पांचवा 29 के 4 गुणज। ठीक, इतने करके ट्राई कर लेना होमवर्क में। ठीक, इसके बाद अब अगली बार हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो हम लोग जिससे लासा और मासा निकालते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सभी संख्याओं की चर्चा करेंगे एक एक करके एग्जाम्पल सहित, वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, नहीं तो ये वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।